Hello students, good morning. Today I will talk about you flame. ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि फ्लेम क्या होता है। तो फ्लेम कोई भी सब्सटेंस होती है जब वो बर्न करता है, दैट मीन्स उसमें जब कंबस्शन होता है तो उसका जो कंबस्शन वाला रीजन है तो उस रीजन को हम कहते हैं फ्लेम। ठीक है, एनी दैट मीन्स आप लिखेंगे बर्निंग ठीक है, एनी combustible substance of combustion रीजन है ना, जो कंबस्शन का रीजन होता है उस कंबस्शन रीजन को हम कहते हैं फ्लेम। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कंबस्शन के बारे में, हमने पढ़ा कंबस्शन में हम लोगों ने देखा कि एनी थिंग्स और एनी मटेरियल्स और एनी कंबस्टिबल मटेरियल दैट बर्न विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लिबरेट हीट एंड लाइट is known as combustible substance or combustion। combustion मीन्स क्या है कि कोई भी मटेरियल्स है, जैसे ऊट है, ठीक है, तो ऊट क्या है, ऊट में को जब ऊट मिलता है तो ये क्या करता है, बर्न करता है, और इस बर्निंग प्रोसेस को दैट इज सेड टू बी कंबस्शन। ठीक है, कंबस्शन के लिए हम लोगों ने कुछ कंडीशन भी देखी है कि जो कंबस्शन होती है उस कंबस्शन के लिए कुछ कंडीशन भी है। उनमें हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स को देखा कि कौन कौन सी मटेरियल्स किस तरीके से बर्न करती है। तो हमने देखा कि कोई भी मटेरियल्स अगर बर्न करती है तो उसके लिए फ्यूल का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने फ्यूल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें देखा कि फ्यूल जो है, फ्यूल की डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती है, और जो फ्यूल्स होता है फ्यूल कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी तो उनमें देखा हमने जो फर्स्ट पढ़ा था वो पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। ठीक है, उसकी उपलब्धता के बेस पर भी हम लोगों ने फ्यूल को क्लासिफाई किया। उसमें देखा कि ऑन द बेस ऑफ अकरेंस द फ्यूल इज डिवाइडेड into two categories, that is primary fuel एंड सेकेंड इज सेकेंडरी फ्यूल। ठीक है, जो प्राइमरी फ्यूल्स है, द फ्यूल्स दैट वी गेट इजीली फ्रॉम द रूरल एरियाज इज नोन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल, दैट इज वुड है, और जो काउ डंग्स है, इन सबको हम रखते हैं किसमें, प्राइमरी सोर्स में। सेकेंडरी जो हमें पूरी तरीके से मार्केट से मिलती है, दैट मीन्स डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, तो इन सबको हम सेकेंड अकरेंस बेस पर पूरी तरीके से रखते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि जो दूसरे टाइप की फ्यूल्स है, उस दूसरे टाइप के फ्यूल्स के बारे में भी हम थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं। वैसे इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो के बारे में देख रखा है, लेकिन चूंकि आज ब्लैक बोर्डिंग कर रहे हैं तो आपको हमने कहा कि थोड़ा सा इसको समराइज कर दिया था। ठीक है, जो दूसरी टाइप है वो है फ्यूल कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, फ्यूल कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, जो भी कोई भी फ्यूल है उस फ्यूल को उसके फिजिकल स्टेट पर भी पूरी तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट है जो फर्स्ट फ्यूल है वो है सॉलिड फ्यूल, जो सेकेंड है वो है लिक्विड फ्यूल, एंड थर्ड जो है वो है गैसियस। ठीक है, गैस स्टेट में भी बहुत सारे फ्यूल्स पाए जाते हैं। तो आपका सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में होगा ऊट, ठीक है, काउ डंग्स होगा, ठीक है, कोल वगैरह होगा। ठीक है, तो ये सब आती है सॉलिड स्टेट में। लिक्विड में आपका क्या होगा, एलपीजी होगा, डीजल होगा, ठीक है, पेट्रोल होगा एंड केरोसिन ऑयल वगैरह भी होगा। गैसेस में आपका क्या होगा, सीएनजी है,
ठीक है। तो इन सबको हम यूज करते हैं गैसियस फॉर्म में, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट फ्यूल इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। कुछ फ्यूल जो होते हैं वो सॉलिड में पाए जाते हैं, दैट इज वुड, काउ डंग, कोल, एंड सम फ्यूल्स आर आल्सो फाउंड इन लिक्विड स्टेट, दैट इज एलपीजी, डीजल, पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल, एंड नेक्स्ट इज गैस, दैट इज सम फ्यूल आर आल्सो फाउंड इन गैसियस स्टेट, दैट इज सीएनजी, ठीक है। कुछ और भी है, ठीक है, कुछ और भी फ्यूल है जिनको हम पढ़ते हैं, वो है ऑन द बेस ऑफ, ठीक है, सम फ्यूल्स आल्सो यूज टू लिबरेट एनर्जी एंड हीट, वो है ऑन द बेस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ठीक है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज के आधार पर, ठीक है, सोर्सेज के आधार पर हम फ्यूल को डिवाइड करते हैं। तो एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, दैट मींस द फ्यूल दैट कैन रिन्यू इजीली, ठीक है। कोई ऐसे फ्यूल है जिसको हम इजीली रिन्यू कर सकते हैं, लाइक sunlight. Sunlight is also type of fuel that is used to liberate energy. And next is wind. Wind is also a form of energy, ये भी फ्यूल के रूप में यूज होती है। या फिर जो ऊड वगैरह होता है इसको भी हम बार बार जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म होता है। जबकि कुछ जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सब है, तो ये सब जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, दैट मीन्स ऐसा सोर्स ऑफ फ्यूल जिनको हमने एक बार यूज कर लिया तो उसको रिन्यू होने में लॉन्ग टाइम लगता है, दैट मीन्स वो जल्दी रिप्लेस नहीं हो पाता है। तो इस तरीके के सोर्सेज को हम या इस तरीके के फ्यूल को नॉन रिन्यूएबल फ्यूल कहते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोल, ठीक है, दैट इज फॉर्म, ठीक है, ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स। इसके फॉर्मेशन जो होती है, इसकी फॉर्मेशन वो बहुत लंबे समय बाद होती है, और जो रिन्यूएबल है उसका तुरंत हो जाता है, दैट मीन्स इसको हम यूज करें और ये एग्जॉस्ट ना हो पाए। तो इस तरीके के फ्यूल्स को हम कहते हैं रिन्यूएबल फ्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि हम किस बेस पर इस चीज को कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा है, ठीक है। तो कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा है इसको हम मेजर करते हैं ऑन द बेस ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। जो फ्यूल होता है उसको उसके कैलोरीफिक वैल्यू के बेस पर हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा फ्यूल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो अगर ज़्यादा है तो वो बेस्ट फ्यूल है, ठीक है। कोई ऐसा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो लो है, वो अच्छा फ्यूल नहीं है, दैट मीन्स वो बेस्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है, वो ठीक फ्यूल नहीं है, दैट मीन्स वो लेस इफिशिएंट है, ठीक है, मतलब उस फ्यूल की इफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि कोई भी फ्यूल है उस फ्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, एक अच्छे फ्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी हो सकती है। तो ये है कि ऐसी फ्यूल जिसकी जो आइसोलेशन टेम्परेचर है वो प्रॉपर हो, है ना, मतलब कभी कम या ज़्यादा ना हो पाए। इनके अलावा आइडियल फ्यूल वो होती है जिस फ्यूल को हम प्रॉपर हैंडलिंग कर पाए, है ना, मतलब प्रॉपर हैंडलिंग करें और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ईजिली हमको मिल सके। तो इस तरीके के फ्यूल को हम कहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, दैट मींस एक अच्छा फ्यूल है, ये आइडियल फ्यूल होती है। इनके अलावा हम देखेंगे कि किसी भी फ्यूल की जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है, फ्यूल एफिशिएंसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, कि किस मटेरियल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है और किस मटेरियल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है। कैलोरीफिक वैल्यू को हम पता लगाते हैं, जैसे कोई 1 kg या फिर उसकी जो
मेजरमेंट की यूनिट है 1 लीटर पेट्रोल या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कैसा सब्सटेंस होगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा। वो कंबस्टिबल सब्सटेंस 1 केजी कंबस्टिबल सब्सटेंस में वो कितनी ज़्यादा है ना, कितनी ज़्यादा हीट को लिबरेट करती है, ये डिनोटेड की जाती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से, है ना। मतलब अगर 1 केजी जो है वो ज़्यादा किलो कैलोरी, ठीक है, लिबरेट करती है अगर हीट एंड क्या एनर्जी, तो ऐसे को हम एक गुड फ्यूल एफिशिएंसी कहेंगे कि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो हमें जानना कौन सी फ्यूल एफिशिएंट होगी, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। कैलोरीफिक वैल्यू में देखते हैं कितने कम फ्यूल में, ठीक है, कितने कम क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल में वो कितनी ज़्यादा हीट एंड लाइट को लिबरेट करती है, तो इसको उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं, राइट। अब हम देखेंगे जैसे कुछ फ्यूल है, जैसे ऊड है, ठीक है, तो ऊड की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 17,000 से लेकर के 22,000 किलो कैलोरी इसकी जो हीट एंड जो हीट होती है वो इतने किलो जूल, ठीक है, इसको लिबरेट करती है, ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम देखेंगे तमाम तरीके की जो फ्यूल्स होती है उसकी पूरी तरीके से अलग अलग होती है। जैसे कोल है, ठीक है, कोल की है 2500 से लेकर के, ठीक है, 25,000 किलो जूल से लेकर के 30,000, ठीक है, ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट आती है बायोगैस, उसकी कुछ ज़्यादा है कुछ ज़्यादा है, ऐसे हम पहुँचेंगे सीएनजी पे। तो सीएनजी जो है, सीएनजी की है 50,000 किलो कैलोरीफिक वैल्यू, जबकि जो एलपीजी की है वो है लगभग 55,000, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसकी है लगभग 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख किलो जूल, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें हम देखेंगे क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट ये एक एफिशिएंट फ्यूल नहीं माना जाता है क्योंकि इसको हैंडलिंग करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीएनजी और एलपीजी, ठीक है, ये सबसे बेस्ट फ्यूल है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अब सीएनजी के अगर हम ऊपर पहुँचेंगे तो इसके पहले पेट्रोल आ जाएगा, उसके बाद डीजल आएगा, उसके बाद केरोसिन आएगा। तो इन सब तरीके की जो फ्यूल्स होती है वो कितनी इफिशियंट है इन सब कंडीशन पे डिपेंड करती है, ठीक। अब नेक्स्ट आती है कि कोई भी जब कोई भी चीज़ बर्न करती है तो बर्न करने के लिए उसकी कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है, ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट ये है, जैसा हम जानते हैं कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न करती है तो बर्न करने के बाद वो कार्बन रिलीज करती है जो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, ये चीज़ हम पहले से जानते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कंबस्टन्स क्या होती है, ठीक है। तो कंबस्टन्स हम देखेंगे कि कंबस्टन होता है कि कोई भी सब्सटेंस जब बर्न करती है, ठीक है, तो बर्न करने के बाद जो हीट को लिबरेट करती है तो उस हीट के लिबरेशन प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्टन्स, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है एनीथिंग दैट बर्न एंड लिबरेट हीट एंड लाइट विच इज नोन एज कंबस्टन्स, ठीक है। और वो इसमें O2 के प्रेजेंस में, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्टन्स, ठीक। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंबस्टन्स होता है, कंबस्टन्स भी कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंबस्टन जो है वो कई टाइप्स का होता है, उसमें है एक है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, सेकंड है, बहुत जल्दी पढ़ते इसको, सेकंड है रैपिड कंबस्टन एंड थर्ड है एक्सप्लोजन।
एक्सप्लोजन कंबस्शन। ठीक है, कंबस्शन जो होती है वो कई तरीके की होती है। तो जो फर्स्ट है वो है स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कुछ ऐसे फ्यूल, ठीक है, जिसमें सडनली आग लग जाए, मतलब अचानक आग लग जाए। ठीक है, स्पार्किंग वगैरह से, तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे फॉरेस्ट फायर है ना, इनके अलावा कोल माइन में आग लगना, आयल बेल में आग लगना, तो आती है स्पॉन्टेनियस टाइप की, ये पूरी तरीके से कंबस्शन होती है। नेक्स्ट होती है रैपिड कंबस्शन। जो रैपिड कंबस्शन है वो ऐसी होती है जो इंस्टेंटली, ठीक है, जब उसमें पूरी तरीके से थोड़ा सा अगर हम इंस्टेंट हीट करते हैं तो वो जलने लगती है। जैसे है मैच स्टिक्स, ठीक है, इनके अलावा जो सोडियम वगैरह है, ठीक है, इसको जरा सा हीटेड होता है, ये बर्न करने लगता है। एक होता है एक्सप्लोजन, जब कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है, बर्न करने के साथ वो साउंड लिबरेट करती है, आवाज होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन कंबस्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि कोई भी मटेरियल, ठीक है, कोई भी मटेरियल जब बर्न करती है तो बर्न करने के लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बर्निंग करने के लिए उसकी कुछ कंडीशंस का होना जरूरी होता है। वो कौन कौन सा कंडीशन का होना जरूरी है उसको हम देखते हैं। ठीक है, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन। ठीक है, कोई भी चीज अगर बर्न कर रही है या वो पूरी तरीके से उसमें कंबस्शन हो रहा है, तो उस कंबस्शन के लिए कुछ चीज़ों का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ देख रहे हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन। कोई चीज़ अगर बर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए देयर आर 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द कंबस्शन। फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट है वो होगा कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो सेकंड होगा, ठीक है, फर्स्ट है कंबस्टिबल सब्सटेंस, और जो सेकंड है वो सेकंड होगा, ठीक है, सेकंड जो है वो है ऑरिजिनेशन टेम्परेचर या फिर इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, और थर्ड है जिसको सपोर्टर भी कहते हैं, वो है एयर या फिर O2। ठीक है, इन सब चीज़ों का होना जरूरी है किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, अगर हमें किसी को जलाना है या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर कंबस्शन हो रहा है तो उसके लिए जरूरी है कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना। ठीक है, जैसे कोई फ्यूल होनी चाहिए, चाहे वुड हो, पेपर हो, है ना, या फिर CNG हो, पेट्रोल हो। ठीक है, इन्हीं सब मटेरियल में ही आग लग सकती है, इन्हीं सब मटेरियल में कंबस्शन हो सकता है। अगर हम स्टोन लेते हैं, सैंड लेते हैं, तो क्या इसमें भी आग लगेगी? नो। ठीक है, तो उसके लिए फ्यूल का होना जरूरी है, और जो चीज़ बर्न करता है उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। तो द मटेरियल दैट बर्न इज नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो जलने वाला सामान ही होना चाहिए अगर कंबस्शन हो रहा है उसमें, तो वुड, पेट्रोल, CNG ये सब होगा तभी उसमें आग लगेगी। तो फर्स्ट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, जब भी कंबस्शन होता है तो उस कंबस्शन के लिए ये जरूरी है कि उसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस हो। अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है तो आग नहीं लगेगी। दूसरी चीज है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होता है कि कोई भी मटेरियल्स होता है उसके जलने का एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर वो फायर को कैच कर देता है। अगर कोई भी मटेरियल है उसको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा जिस टेम्परेचर को बर्न करता है, तो उसमें आग नहीं लगेगी। तो इग्निशन टेम्परेचर का भी होना बहुत नितांत आवश्यक है। थर्ड है सपोर्टर। ठीक है, एनीथिंग दैट डज नॉट एनी कंबस्टिबल मटेरियल दैट डज नॉट बर्न विदाउट O2, दैट मींस एयर के एब्सेंस में, दैट मींस ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई भी चीज जल नहीं सकती है। तो इन तीनों का होना जरूरी है। अगर ये तीनों मटेरियल नहीं मिल रहा है तो ऐसे में उस पर आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये जरूरी है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है।
दूसरा इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है, तीसरा है सपोर्टर ऑफ एयर का होना जरूरी है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए एक कैंडल फ्लेम लेंगे, कैंडल फ्लेम को जलाइए और ऊपर से ग्लास से बंद कर दीजिए, तो क्या होगा, इसमें ये पूरी तरीके से एक्सटिंग्विश कर जाएगा, दैट मींस से नहीं जलेगा। तो वो क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें O2 की सप्लाई बंद कर दी गई है। कोई भी मटेरियल है अगर उसको सूखे की जगह पर पानी में डाल दिया जाए तो क्या बंद करेगा, नहीं बंद करेगा, क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को नहीं गेन कर पाती है। कोई भी मटेरियल है वो कंबस्टिबल नहीं है, दैट मींस हम वुड की जगह पर आयरन लेते हैं, उसमें मैचस्टिक चलाते हैं, तो क्या लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि वो आयरन इज नॉट कंबस्टिबल सब्सटेंस, आयरन इज नॉट फ्यूल। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट इज, ठीक है, आपने जाना इग्निशन टेम्परेचर जान लिया, ठीक है, जिसका होना जरूरी है। उनके बाद आपने सपोर्टर के बारे में जाना, ठीक है, और तीसरा आपने जाना कि उसकी इग्निशन टेम्परेचर, कंबस्टिबल सब्सटेंस और सपोर्टर दैट मींस एयर, इन सब का होना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोई भी मटेरियल है, ठीक है, जब आग जो है अगर वो केयरलेसली हो जाती है तो वो बहुत ही डेंजरस होती है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, ठीक है, जिसके द्वारा हम फ्यूल को एक्सटिंग्विश कर पाएंगे। ठीक है, फायर कैन बी एक्सटिंग्विश, कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि या तो हम उसकी इग्निशन टेम्परेचर को घटा दें या फिर पूरी तरीके से इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। नेक्स्ट होती है कि वहाँ से कंबस्टिबल सब्सटेंस ही ना रहे या तो, और या फिर है कि O2 की सप्लाई को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होती है कि डिफरेंट तरीके की आपने देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है जिसमें सोडा या फिर और चीज़ें फिल की जाती हैं, जिससे जब आग लगती है तो उस पर वो पूरी तरीके से खोल के उसकी नोजल से लगा दिया जाता है, जिससे वो O2 की सप्लाई बंद कर देता है, और जब O2 की सप्लाई बंद कर देता है तो उसमें आग बंद हो जाती है। तो ये है फायर को एक्सटिंग्विश करने की जो मैकेनिज्म है, उसको आप देखेंगे अपने बुक में। यही है कि उसमें जो O2 की सप्लाई है उस O2 की सप्लाई को बंद कर दी जाती है। ठीक है, जैसे आग लगता है तो बहुत सारे लोग कुछ मटेरियल में पानी डालते हैं, ठीक है, तो पानी डालना चाहिए, बट ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूल में आप वाटर नहीं डाल सकते हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस उसमें आग लगी है तो उसमें आप वाटर नहीं डाल सकते, क्योंकि वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर जाएगी, तो वो डेंजरस है। अगर डीजल या पेट्रोल से आग लगी है तो उसमें वाटर नहीं डालते हैं, क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो फ्यूल के मॉलिक्यूल से हेवियर है, तो वाटर नीचे चला जाएगा और फ्यूल ऊपर चली जाएगी, जिससे आग और तेजी से लग जाएगी। तो ऐसे में फायर एक्सटिंग्विशर यूज की जाती है जो पूरी तरीके से जिसमें CO2 होता है, और वो CO2 जो होती है वो O2 की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है, जिससे उसमें जो आग होती है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। अब हम देखेंगे फ्लेम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फ्लेम को हमने देखा कि फ्लेम जो होता है कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल्स है, वो जब उसमें जब कंबस्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड सपोर्टर O2, तब जब उसमें आग लगती है तो उसमें उसकी जो कंबस्शन की रीजन होती है उस रीजन को हम फ्लेम कहते हैं। ठीक है, उस रीजन को क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। ठीक है, ज्वाला, फ्लेम। ठीक है, इसमें आग लगती है और वो जो बर्निंग रीजन होती है उस बर्निंग रीजन को हम फ्लेम कहते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, जैसे हम एक कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल को अगर हम बंद करते हैं तो उसकी जो फ्लेम है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, और उसको हम इतने सेक्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज आउटर जोन। ठीक है, ये आउटर जोन होता है जिसमें कंप्लीट कंबस्शन होता है, जो ब्लू इन कलर होता है, एंड इट इज हार्डेस्ट पार्ट। ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। सेकंड जो ये जो होता है ये होता है येलो कलर में होता है, जो कि हमारे पास पहले का तो हमने रेड कर दिया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मिडिल जोन। ठीक है, ये इसमें पार्शियल कंबस्शन होता है। ठीक है, ये
ज़्यादा हॉट नहीं होता है। नेक्स्ट होता है इनर मोस्ट जोन, जो अनबर्न होता है, इसमें वैक्स वेपर्स वगैरह होती है और ये ब्लैक कलर निकलता है। दैट मीन्स आपको समझना है आउटर जोन इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल, और सेकेंड जो होती है वो होती है मॉडरेटली हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, और ये वाला जो रीजन होता है वो बहुत ही लीस्ट हॉट होता है। और ये वैक्स होती है, इस वैक्स में ये चूँकि थ्रेड्स होता है, इस थ्रेड से पूरी तरीके से जो फ्यूल होता है ये जब यहाँ पे हॉट होता है तो हॉट होने के बाद ये हो जाता है मेल्टेड हो जाता है, और मेल्टेड होने के बाद इस थ्रेड के सहारे यहाँ पे चला जाता है, जिससे यहाँ पर उसको O2 मिलता है, और इस O2 के प्रेजेंस में ये पूरी तरीके से बर्न करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ये इसकी कंबस्टिबल सब्सटेंस हो जाती है, यहाँ से इसको सपोर्टर मिल जाता है, और इग्निशन टेम्परेचर गेन करने के बाद ये बर्न करने लगता है। तो ये रही आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक कि अगर कोई भी कैंडल फ्लेम है, उस कैंडल फ्लेम में आग लगती है तो वो जो कैंडल फ्लेम होती है उस कैंडल फ्लेम में 3 टाइप्स के जोन हमें दिखते हैं। एक होता है ब्लू जोन, ठीक है, ये वाला जोन ब्लू जोन, नेक्स्ट होता है येलो जोन, और नेक्स्ट ये वाला होता है ब्लैक जोन। ठीक है, जो बाहर वाला जोन होता है आउटर जोन, ये कंप्लीट कंबस्शन होता है और ये हॉटेस्ट जोन होता है, और ये जो होता है जो लास्ट वाला ये ब्लैक होता है, जिसपे अनबर्न पार्ट ऑफ वैक्स कार्बन वगैरह इसी के पाए जाते हैं। ठीक है, और हम ये समझेंगे कि जो वैक्स है, ठीक है, ये जो कैंडल्स है, कैंडल किस तरीके से बर्न करती है। तो कैंडल जो है यहाँ पे ये जो वैक्स होता है ये यहाँ पर जब भी पूरी तरीके से इसके फ्लेम से ये रीजन जो होता है वो हॉट हो जाता है, तो हॉट होने के बाद यहाँ जो वैक्स होता है वो वैक्स मेल्टेड कर जाता है, ठीक है, पिघलता है, और इस थ्रेड की सहायता से इसका जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स होता है, ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल उस वैक्स को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको ऊपर O2 मिलता है, और उस O2 के प्रेजेंस में वो सब्सटेंस बर्न करने लगता है। तो ये रहा आपका चैप्टर जिसमें लास्ट टॉपिक रही हाउ कैंडल बर्न। तो कैंडल इसी तरीके से बर्न करती है कि हॉट होता है, जो वैक्स होता है वो मेल्टेड हो जाता है, वैक्स मेल्ट होने के बाद पूरी तरीके से उसकी सप्लाई फ्लेम के पास होती है और उसको इस तरीके से फ्यूल मिलती रहती है। एक समय ऐसा आएगा कि वैक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जिससे जो फायर है वो पूरी तरीके से फ्लेम जो है वो खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि उसको फ्यूल की सप्लाई जो है उसकी वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ओके।